गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और हम कहाँ थे? सर हेल्पर T4 lymphocytes। हाँ, कर लो। आज ये इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा ना, और एड्स रह गया इसके बाद एक, और फिर हमारा आ जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, सॉरी, फिर आ जाएगा वो, अरे वो जानवर वाला जो चैप्टर है, बस फिर उसके बाद बायोटेक रह जाएगा और कुछ नहीं। और सुनो, मैंने जो पेपर बनाया सर इस बार पेपर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का है। ओके सर। ओके सर। सर कुछ डाउट। शेयर, हाँ बोल बोल। सर ये 11th में जैसे पढ़ रहा था कि ए बी ब्लड टाइप जिसका होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो इसलिए यूनिवर्सल रिसिपेंट भी बोलते हैं उसे। सर अगर उनमें हाँ, एंटीबॉडी नहीं है तो उसी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगा उनमें? वो बनाएंगे ना जब आएगी, बचपन से नहीं होता ना। एंटीबॉडी बनती है जब कोई एंटीजन आता है, ठीक है। अब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, यस सर। ठीक है। तो अगर मेरे अंदर बी डाल दिया किसी ने, यस सर। तो मैं एंटीबॉडी बनाऊंगा, ठीक है। अब ए भी है किसी का, तो वो ए के अगेंस्ट भी नहीं बनाएगा, बी के अगेंस्ट भी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर कोई टीबी का बैक्टीरिया आ गया तो उसके अगेंस्ट तो बना देगा ना। मतलब सर आप जो ए बी कंफ्यूज कर ब्लड। रहे हो ब्लड, आप कंफ्यूज कर रहे हो जो ब्लड ग्रुप यस में जो एंटीबॉडीज बनती हैं और जो इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनती है उसमें, सर दोनों अलग है। दोनों अलग चीज है ना। मान लो किसी का ए बी ब्लड अच्छा ग्रुप है, सर। तो वो अगर उसको हम ए ब्लड ग्रुप देंगे तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, है ना। बी देंगे तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। लेकिन अगर यस कोरोना सर। का वायरस आ गया तो बनेगी ना, ओके सर। है ना। पर दोनों तो सर ब्लड में ही होता है। नहीं नहीं बेटे, ब्लड ग्रुप एंटीजन एक अलग चीज होता है ना। और जो ये आपके इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं ये एक अलग चीज होती है ना। सर इन्फेक्शन वाले एंटीबॉडीज कहाँ होंगे बॉडी में? प्लाज्मा मतलब के अंदर, कहाँ हो सकते? प्लाज्मा प्लाज्मा में। के अंदर, हाँ। और और ब्लड और ग्रुप वाले भी ये वाले प्लाज्मा, ब्लड ग्रुप वाले वही। भी प्लाज्मा में होंगे। लेकिन हम उस चीज के अगेंस्ट बनाते हैं जो चीज हमारी बॉडी में नहीं होती। ओके सर। हम एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बनाते, हम एंटीबॉडी बनाते हैं बेटा फॉरेन एंटीजन्स के अगेंस्ट। जो चीज हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। अगर ए और बी आप उस आदमी की बॉडी में ऑलरेडी है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। आप किसी जो बाहर वाला होगा ना उसको लेकर के डंडा मारोगे ना, अगर आपके घर पे आया तो। अगर आपके अंकल चाचा ताऊ आ गए तो उनको थोड़ी मारोगे, उनको आप पहचान जाओगे कि ये तो मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरे घर का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर हो गया। यस सर। एंटीबॉडी बनती है उस चीज के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में नहीं होती, फॉरेन एंटीजन, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन था कि मलेरियल पैरासाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मलेरियल पेशेंट। पैरासाइट किस कंडीशन में ऑब्टेन करी जाती जिस समय जिस है? समय कैन बी ऑब्टेन जिस फ्रॉम समय उसका पेशेंट बुखार, सर। सुन ले जिस समय उसका बुखार बहुत तेजी से, जिस समय उसका बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, यस सर। ठीक है। यस सर। सर ये क्योंकि इसका उस, रीजन यही होगा कि जब उस टाइम हीमोजोइन रिलीज हुआ होगा तो फीवर हुआ हाँ होगा और ब्लड हाँ में इसका पैरासाइट होगा। पैरासाइट आ गया उस सर समय। आरबीसी से वो भी तो डायरेक्ट ले सकते थे। नहीं, आरबीसी से नहीं आता बेटा। आरबीसी के अंदर हम नहीं झांक सकते माइक्रोस्कोप में, है ना। हम तभी ले सकते हैं, सबसे अच्छा। बढ़िया बेस्ट है। दिस इज क्वेश्चन में बेस्ट लगा हुआ है, ले सकते हो, लेकिन इतना क्लियर आपको नजर ही नहीं आएगा, यस सर। ठीक है। ओके सर। सर एक बार वो डिफरेंस एक बता देना नेचुरल किलर सेल और टी किलर सेल का। नेचुरल का और टी का सेम होता है बेटा, सेम होते हैं सर दोनों सेम जाकर सेम के। सर वो सेम ही होता है। अभी मैंने नेचुरल किलर सेल और टी किलर सेल पढ़ा दिए क्या? नहीं सर टी किलर आप पढ़ाओगे आज इसलिए पूछे। चलो अब फिर नेक्स्ट बताता हूँ, टॉपिक अभी वही आ है। रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लेते हैं बेटा ओके हेल्पर, ठीक है। हाँ, और देख ले डाउट बेटा। सर अभी नहीं है, बाद में होंगे। चल ठीक है ना बेटा। हेल्पर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स,
सर इसमें भी पढ़ लिया था हमने, यहाँ तक पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट्स चेंजेस इनटू प्लाज्मा सेल्स। हाँ है, हाँ। और हेल्पर के बाद आता है सप्रेसर। हेल्पर पूरा हो गया था। सप्रेसर, लिख लेना। सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, दे सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज है ना, दे सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर द एंटीजन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर द एंटीजन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सर एक बार शुरू से बोलना। हाँ लिख लेना, ये बेटा एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं जब एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। ठीक है, दे सप्रेस या दे स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर द एंटीजन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो फिर वो एंटीजन कुछ नहीं कर पाएगा ना, तब पूरी लाइफ में हमारा। हाँ, ठीक है। यस सर। और तीसरे होते बेटा किलर। किलर, जो किलर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको परफोरिन कहते हैं। ठीक है, दे रिलीज ए केमिकल कॉल्ड परफोरिन। ठीक है, परफोरिन क्या करता है बेटा, एंटीजन में छेद कर देता है, परफोरेशन है ना। दिस परफोरिन causes perforation in antigen। ठीक है, causes perforation in antigen। सर परफोरेशन का मतलब क्या है? छेद करना, छेद करना। और इस परफोरेशन के थ्रू पानी एंटर करता है ना, वाटर एंटर्स थ्रू दिस परफोरेशन which causes है ना enlargement and bursting of the antigen। which causes enlargement and bursting of the antigen। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना बेटा आप लोग।
हेलो, यस Yes, sir. ठीक है। अरे वो स्क्रीन चली गई क्या? यस सर। Yes, sir. यस क्या चक्कर है यार? अरे वापस। तीसरा लिख लो। तो लास्ट क्या लिखा था हमने? सर किलर टी Sir, लिम्फोसाइट्स killer. के बारे में। हाँ, तो हमने लिख लिया था कि जो किलर वाले होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं? परफोरिन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो परफोरिन होता है ये जाकर के बेटा उसके अंदर छेद कर देता है। ठीक है। यस सर, उसके बाद इनलार्जमेंट और बर्स्टिंग ऑफ एंटीजन। हाँ हाँ हाँ, चल खत्म हो गया। तो ये थे 3 तरह के तेरे टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, हमने वैक्सीन के बारे में बात कर ली थी। नो सर नो सर। चल ठीक है। एलर्जी? नो नो सर। ठीक है, वेरी गुड। सर नेचुरल किलर वाला बता देते नेचुरल किलर तो जाकर के ना जो ब्लड वेसल होते हैं उनसे बाहर आ जाते हैं। ठीक है। सर वो नेचुरल, हाँ बोल। सर वो इननेट में आता है, मैंने एक क्वेश्चन में देखा था हाँ, इननेट इम्यूनिटी। इनेट में तो बताया था मैंने भी, सेलुलर बैरियर में तो बताया था। देख देख, मैंने सेलुलर बैरियर में बताया हुआ है ना। सर आपने पीएमएनएल बताया था, ये नहीं बताया था। हाँ, यही तो होते हैं। अरे नेचुरल किलर ही तो पीएमएनएल होते हैं। मोनोसाइट्स, पीएमएनएल और न्यूट्रोफिल्स, ये सारे नेचुरल किलर होते हैं। ये सारे नेचुरल किलर होते हैं। ठीक है। ओके सर। चलो, अब हम कहाँ पहुंच गए? अब हम करेंगे एलर्जी। तो नेचुरल किलर हमने मेनली फैगोसाइट, जो फैगोसाइटिक सेल है उन्हें बोला है। हाँ, उन्हीं को बोलते हैं ना। अब हम करते अच्छा हैं, सर, सेलुलर बैरियर्स में ये होते हैं नेचुरल किलर। सेलुलर बैरियर्स में होते हैं ना। सुन, जो यस जाके सर। ना एंटीजन को मार दें, खा जाएं, वो नेचुरल किलर हो गए, एनके सेल्स। चल एक बार बता, एलर्जी क्या होती है? एलर्जी लिख लेना, एक्सएजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्सएजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ना, एक्सएजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सर ओवर एक्टिव भी बोल सकते हैं। हाँ, एक्सएजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही कह रहे हो, ओवर एक्टिव टू एनी फॉरेन सब्सटेंस। बिल्कुल सही कह रहे हो, टू एनी फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है। जो सब्सटेंस बेटा एलर्जी करता है उसको कहते हैं एलर्जन। ठीक है।
सब्सटेंस विच कॉजेज एलर्जी, है ना, इज कॉल्ड एलर्जन। इसको बेटा एलर्जन कहते हैं। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट एलर्जन कौन सा? एक बार रिपीट कर दीजिएगा। बेटे देख, एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, टू एनी फॉरेन सब्सटेंस, है ना, टू एनी फॉरेन सब्सटेंस एलर्जी कहते हैं उसे। और जो भी सब्सटेंस एलर्जी करता है उसे बेटा एलर्जन कहते हैं। ठीक है। सबसे कॉमन एलर्जन हमारे देश में कौन सा होता है बेटा? सबसे कॉमन एलर्जन बेटा हमारे देश में होता है पॉलन ग्रेन। किसका पॉलन ग्रेन बता रहे हो? पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम। इसे वो भी कहते हैं ना बेटा, गाजर घास क्या कहते हैं इसको। ये हमने व्हीट इंपोर्ट किया था ना मैक्सिको से, उसके साथ शायद ये लग के आ गया था, पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम। ठीक है। अदर एलर्जेंस आर, लोगों को बेटा किस किस चीज से एलर्जी होती है? सल्फर, डस्ट, लेदर, है ना, सनलाइट। ठीक है। किसी भी चीज से हो सकती है, किसी इंसान से हो सकती है, किसी सब्जेक्ट से हो सकती है, किसी टीचर से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज से ही हो। तुम लोगों को किस चीज से है? तुम लोगों को किस चीज से एलर्जी है? हेलो सर मैथ्स से। मुझे फिजिक्स से थी। मैं जब भी फिजिक्स खोलता था ना तो मुझे छींक आने लगती थी, खांसी आने लगती थी जोर जोर से। मेरी समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है। फिर मैंने इस बात का ध्यान दिया कि अच्छा, जब मैं फिजिक्स की किताब खोलता हूँ तो छींक, खांसी ये सब आना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी, सिर में दर्द, चक्कर। तब 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 मुझे बताया कि आपको फिजिक्स से एलर्जी है। ऐसे होता है। सर आपने पढ़ना बंद कर दिया फिजिक्स? क्या करूं? नहीं नहीं, फिर भी पढ़ा। मैं एंटी एलर्जिक ले लेता था, एंटी एलर्जिक लेके फिजिक्स पढ़ता था। फिर एक बार जब मेरा एमबीबीएस में हो गया, फिर मैंने वो फिजिक्स की किताब ही दे दी उठा के किसी को। चलो अच्छा सुनो, एलर्जन बॉडी में जाके करता क्या है? एलर्जन बॉडी में जाकर के ना मास्ट सेल्स पे एक्ट करता है। मास्ट सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है। और मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। और बेटा उसमें से क्या रिलीज करवा देता है? हिस्टामिन। ठीक है। मास्ट सेल्स पर एक्ट करता है और मास्ट सेल में से क्या रिलीज करवा देता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन एक वेसो डायलेटर होता है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है और एलर्जी की शुरुआत कर देता है। ठीक है। हिस्टामिन इज अ वेसो डायलेटर। ठीक है बेटा, ये एलर्जी की शुरुआत कर देता है। क्लियर है बेटा? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मार्च सेल वाला कनेक्शन चला गया था। मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा। यस सर, उससे आगे कुछ बताया था आपने?
नहीं, और मास्ट सेल में से बेटा हिस्टामिन को रिलीज कर देगा। ओके सर। सर ये क्या लिखा है, वेसोडाइलेट? अच्छा, वेसल्स डायलेट कर देगा। हाँ, यस। तो ड्रग्स कौन सी लेते हैं, स्टेरॉइड्स? ये लेते हैं ना, एंटी एलर्जिक होती है ना बेटा, सेट्रिजीन, एविल, ये सब होती है ना। तो सेट्रिजीन तो ले नहीं सकते ना, अभी शायद बैन है। नहीं, सेट्रिजीन बैन नहीं, सेट्रिजीन तो चल रही है, वो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ले सकते हैं। यस सर। चल आगे आ जा बेटा, फिर आ जा। तो कॉमन एलर्जिक डिसऑर्डर्स बता दे कौन कौन से हैं। सबसे कॉमन एलर्जिक डिसऑर्डर होता है बेटा अस्थमा, है ना। सबसे कॉमन एलर्जिक डिसऑर्डर है अस्थमा, अस्थमा। सर हाँ, अच्छा, ये पता कैसे करते हैं किस चीज़ से एलर्जी है? ये कोई भी पता नहीं कर सकता उस आदमी के अलावा। मतलब अगर किसी आदमी को, मेरे किसी पेशेंट को एलर्जी है ना, तो वो बेटा वही आदमी बता सकता है, वही पेशेंट बता सकता है जिसको एलर्जी है। ठीक है। और बता दे बेटा, अस्थमा के अलावा और कौन कौन से होते हैं। एक होता है ना एलर्जिक राइनाइटिस, हर समय नाक बहती रहती है ना। है ना, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है। यस सर। इसमें कांस्टेंट रनिंग ऑफ नोज, लगातार नाक बहती रहती है। सर वो किसी एलर्जन की वजह से होती है या कुछ बैक्टीरिया के से? नहीं, जो वायरल इन्फेक्शन होता है बेटा, वो वायरल इन्फेक्शन तो 3 दिन या 4 दिन में खत्म हो जाता है। कि कोई कोई ऐसा आदमी होता है उसे हमेशा ही जुकाम रहता है हर समय, तो वो एलर्जी है एक्चुअली। तो उसे किसी एलर्जन की वजह से होती है, मतलब कहीं कैसी भी कंडीशन में एलर्जन, तो रहेगी? एलर्जन के, है ना, एलर्जन। सर किसी कौन सा? पर्टिकुलर सीजन में हो रही है तो वो भी एलर्जी ही हाँ, होगी। एलर्जी, एलर्जी है। ठीक है। वो तो उसे अच्छा, बेटा तो खुद ये ही पता वेरी करना करेगा? पड़ेगा, वो तो उसे खुद ही पता करना पड़ेगा कि किस चीज से हो रही है उसे। ओके सर। ठीक है। चलो, एलर्जी भी हो गई। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीजेस। ये क्या होती हैं। सर जेनेटिक या जेनेटिक डिजीज की वजह से सर बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती अपने और फॉरेन वेरी गुड, सब्सटेंस। बिल्कुल सही कह रहे हो। लिख लेना, समटाइम्स the immune system is not able to differentiate between self and non-self, है ना, is not able to differentiate ना between self and non-self। क्लियर हो गया। तो क्या होता है, अगर अपने ही सेल्स को नहीं पहचान पाती ना इम्यून सिस्टम, तो अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है। ठीक है, एंड इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। सर डिफरेंशिएट बिटवीन के बाद क्या था? कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है बेटा, अपने और बाहर वाले के बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। ठीक है।
तो इट डिस्ट्रॉयज इट्स ओन सेल्स ऑफ द बॉडी, अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। कौन सा होता है सर? आर्थराइटिस? हाँ, बहुत सारे होते हैं ऐसे, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका एग्जाम्पल एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसमें जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सर ये ठीक कैसे किया जाता है फिर? आपको इम्यूनिटी सप्रेस करनी पड़ेगी, है ना, साथ में एंटीबायोटिक्स चलानी पड़ेंगी, नहीं तो और इन्फेक्शन हो जाएंगे साथ में कोई। क्लियर हो गया? यस सर। चलो एक और ले लो। अच्छा ये बताओ वैक्सीन क्या होती है? हमारा अगला हेडिंग आता है वैक्सीनेशन। ठीक है, हमारा अगला हेडिंग आता है वैक्सीनेशन। देखो 16th सेंचुरी में ना फ्रांस के अंदर एपिडेमिक फैला था स्मॉल पॉक्स का, चेचक, है ना, वो बहुत ही डेडली डिसीज हुआ करती थी, बहुत ज्यादा मारती थी लोगों को। एक डॉक्टर थे सर एडवर्ड जेनर, एक डॉक्टर थे सर एडवर्ड जेनर। ठीक है, उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने देखा कि जो दूध वाले थे ना उनको ये बीमारी नहीं हो रही थी। ठीक है, जो दूध लेकर के आते थे, तो उन्होंने पूछा दूध वालों से कि तुम्हें बीमारी क्यों नहीं हो रही है ना, तो दूध वालों ने ये जवाब दिया कि उनको इसी तरह की एक बीमारी काउपॉक्स हो चुकी है जो बहुत ही हल्की सी थी। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने ये नतीजा निकाला कि काउपॉक्स जो है ना वो शायद स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपने 11 साल के बेटे में फिलिप एडवर्ड्स में काउपॉक्स का वायरस डाल दिया, है ना, बच्चे को बीमारी हो गई, बहुत हल्की सी बीमारी थी वो, मतलब बहुत ही हल्का सा, जरा सा बुखार हुआ बस। ठीक है, फिर उन्होंने उस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला तो उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। इस तरह से सर एडवर्ड जेनर ने पहली बार स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। कोविशील्ड भी ऐसे ही बनती है। कोवैक्स है, कोविशील्ड भी ऐसी बनती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। यही तरीका है बेटा कोविशील्ड बनाने का, इसमें एडिनो वायरस डालते हैं, क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप करवा देते हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो वैक्सीनेशन बेटा दो तरह का होता है, पहला होता है एक्टिव वैक्सीनेशन और दूसरा होता है बेटा पैसिव वैक्सीनेशन। ये दो तरह का होता है बेटा वैक्सीनेशन, एक्टिव वैक्सीनेशन और पैसिव वैक्सीनेशन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे बेटा एक्टिव वैक्सीनेशन की। पहले हम बात करेंगे एक्टिव वैक्सीनेशन की। ठीक है बेटा, एक्टिव वैक्सीनेशन क्या होता है बता दो? सर वीकेंड वायरस डाल देते हैं। हाँ, एक्टिव वैक्सीनेशन में कि बेटा 3 टाइप्स होते हैं। एक्टिव वैक्सीनेशन में पहला लिखो, है ना, लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, इसमें क्या करते हैं बेटा,
उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत कमजोर करके डाल देते हैं। ये कोवैक्सीन बनाने का तरीका बेटा, है ना, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मेड वेरी वीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा बहुत ही कमजोर कर देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा बहुत ही कमजोर कर देते हैं, ठीक है, और बहुत कमजोर करके डाल देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो वो इतना कमजोर होता है कि वो बीमारी नहीं कर पाता, है ना, लिख लेना, इट इज सो वीक दैट इट कैन नॉट कॉज डिसीज। वो इतना कमजोर हो जाता है बेटा कि वो बीमारी नहीं कर पाता, बट हमारा इम्यून सिस्टम तो उसे पहचान जाता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है। बट इट, है ना, it is recognized by the immune system, है ना, which then forms antibodies against it। ठीक है, which then forms antibodies against it। क्लियर हो गया बेटा? है ना, एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। तो सर वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ लोगों की डेथ हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा है नहीं, वो कोई किसी का बेटा अगर एंटीबॉडीज ही नहीं बनी, इम्यून सिस्टम ही कमजोर है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज वैक्सीन के बाद डेथ बहुत ही कम है बेटा, है ना। सर अमेरिका में तो इतनी सारी हो रही है वहाँ तो। हाँ बेटा, अगर हाँ तो इम्यून सिस्टम वीक होता है कई बार। पर सर कुछ में होगा ना वीक, इतने सारे लोगों में। नहीं 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 भाई, करोड़ों लगी होंगी तो उसमें सोच सकता है कुछ 100 डेथ हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं। वैक्सीन तो इफेक्टिव है, ये उसी से तो ये खत्म हुई है बीमारी कोरोना की, जो कम हुई है वो तभी तो हुई है जब वैक्सीनेट हो गई है दुनिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लेना बेटा, ये एंटीबॉडीज है ना। इसका बेटा एग्जाम्पल लिखो, है ना, इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा। ये वाला जो था पोलियो वाला, इसी से तो हटा है ना। जो ये कौन सी वैक्सीन थी पोलियो की, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो बेटा इसी पे ही बेस्ड है ना, इसी वैक्सीन ने पोलियो खत्म किया है। ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो ओपीवी थी बेटा, ये सेबिन ने डेवलप करी थी, है ना, इट वाज डेवलप्ड बाय सेबिन। ठीक है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, एक लाइव एक्टिव वैक्सीन में एक और हम काम कर सकते हैं, उसे बेटा किल ही कर दो, किल्ड वैक्सीन। ठीक है, अगर वो कमजोर नहीं हो पा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बेटा उसे मार के डाल दो, किल्ड वैक्सीन। सर वो एक चीज़ पूछनी थी। हाँ बेटा। सर अमेरिका में तो रोज मतलब 2500 के करीब मर रहे हैं लोग, तो फिर इतने सारे आधे से ज़्यादा तो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। हाँ, तो कई बार इम्यून सिस्टम बेटा नहीं काम कर पाता ना, जरूरी नहीं है ना कि देख, ये जो वैक्सीन है ना बेटा कोरोना की, ये एक सीट बेल्ट की तरह है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट लगा लेते हो, ये एक्सीडेंट होने से नहीं रोक सकती, बट हाँ सीट बेल्ट क्या करती है कि जो कैजुअलिटी है उसको काफी हद तक बचा लेती है। बट फिर भी सीट बेल्ट लगा के कोई नहीं मरेगा ये इंश्योर नहीं कर सकते ना, वो तो एक्सीडेंट पे डिपेंड करता है ना। यस सर। तो बेटा ये एक तरह से सीट बेल्ट है। पर सर तो वो 92% था उसका तो, और इंडिया वाली का तो 80% है, तो फिर तो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे कहाँ डेथ हुई है बता, जब वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया है उसके बाद तो डेथ रेट कम आई गया है नहीं। यस सर, वही तो पूछ रहा हूँ सर, वहाँ का फिर 92% कैसे हो गया? ना पता नहीं, हो सकता है उनकी पता नहीं कौन सी वैक्सीन है। हमारे यहाँ की ये मुझे पता है कि हमारे की जो दोनों वैक्सीन है ना बेटा काफी इफेक्टिव है ये, है ना, दे आर वेरी इफेक्टिव दोनों की दोनों। यस सर। ठीक है बेटा, किल्ड वैक्सीन। और हमारे देश में ना वैसे भी याद रखना
तुझे पता है अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? यस सर 33 यस 33। करोड़। और हमारी कितनी है? सर हमारी 136 के 130, करीब। हाँ 133 या 138 करोड़। ठीक है, तो फिर भी अगर आप देखोगे ना बेटा, तो हमारे यहाँ अगर आप मतलब पॉपुलेशन वाइज देखो तो हमारे यहाँ डेथ कम हुई है बेटा, यस सर है ना, बहुत कम। क्योंकि हमारे हम लोगों की ना इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा है। इम्यून सिस्टम कब अच्छा बनता है बता? इम्यून सिस्टम तब अच्छा बनता है ना बेटा जब हम हर तरह की सिचुएशन से होके गुजर चुके होते हैं, ठीक है ना। यस सर। मतलब हम बचपन से ही धूल मिट्टी, है ना, एक दूसरे के साथ मिलके रहना, ठीक है, नल का पानी पी जाना, ठीक है, टैप वाटर सीधा पी जाना, है ना, क्राउडेड बसेस में ट्रेवल करना, क्राउडेड ऑटोज में ट्रेवल करना, हमारा ये लाइफ स्टाइल है ना बेटा, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत अच्छा होता है इंडियंस का, ठीक है। यस जहां पे बचपन से मिनरल वाटर पी रहे हैं, है ना, अलग कमरे में सो रहे हैं, अकेली गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिलजुल नहीं रहे हैं, वहां पे इम्यून सिस्टम बेटा कमजोर रह जाता है हमेशा। सर, इसीलिए पाकिस्तान में भी बहुत कम डेथ्स हुई। हाँ मतलब वजह से। नहीं, मतलब उसका ये देखना तू, अफ्रीकन कंट्रीज देख यस भाई, सर। हर एक बीमारी जो अफ्रीका के गरीब देश है वहां से आती है। पर तूने सुना है किसी अफ्रीकन देश में कोरोना पहुंच गया? ठीक है। अफ्रीका में या तो या सड़क पे बेटा जो बैगर्स होते हैं हमारे देश में, मान लो बैगर्स हैं सड़क पे, कभी सुना है तूने किसी बैगर की लाश मिल गई हो सड़क पे पड़ी हुई कोरोना से मर के? कभी नहीं हुआ होगा, यस सर नहीं। ठीक है। तो इसीलिए ये सारा खेल बेटा इम्यूनिटी का होता है। अगर हम बचपन से ही एक्सपोज्ड हो जाए ना मतलब अलग अलग तरह के एंटीजेंस के अगेंस्ट, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत डेवलप होता चला जाता है, बहुत ज्यादा, है ना। उसके अगेंस्ट तो डेवलप हो ही जाता है जिससे हम एक्सपोज हुए हैं, ठीक है। और क्रॉस इम्यूनिटी भी आ जाती है ना, उसके जितने कजन है उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी आ जाती है। यस सर, राइनो इसलिए वायरस। अच्छा, और ये चीज अगर हमारे साथ ना बचपन में ही हो जाए, तभी तो आपने सुना है कभी कि बच्चों को कोरोना हो गया? कभी नहीं सुना होगा आपने, कभी भी नहीं सुना होगा। आप रेशियो लगा लो, बहुत कम बच्चे इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ना हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेटा वो 15 साल तक बहुत ही स्ट्रांग होता है ना। तो बचपन में अगर कोई हमें बीमारी होती है तो उसका जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है, और फिर वो जिंदगी भर होने भी नहीं देते हमें हमारी बीमारी। मान लो मैं आपको समझाऊं कि मान लो चिकन पॉक्स है, किसी बच्चे को चिकन पॉक्स 6 7 8 की उम्र में निकल आया, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना चिकन पॉक्स की वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। 2 1 दिन बुखार हो जाएगा, 1 2 दाने निकल आएंगे, बस। फिर वो जिंदगी भर चिकन पॉक्स नहीं होने देगा उसे, ठीक है। अगर किसी आदमी को बचपन में बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ठीक है, अब तो खैर वैक्सीन आ गई हैं, ठीक है, और बचपन में उसे जाकर 30 साल की उम्र में चिकन पॉक्स हुआ, तो बेटा उसकी इंटेंसिटी बहुत सीवियर होती है फिर, ठीक है, भयंकर वाला होता है फिर उसको। तो इस तरह से अगर कोई भी बीमारी से हमारा सामना बचपन में हो जाता है 15 साल से कम की उम्र में, तो वो बीमारी होती भी बहुत कम इंटेंसिटी की है और वो जिंदगी भर होगी भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बचपन में ही प्रोटेक्शन इतना भयंकर हमको मिल चुका है, पेरेंट्स ने हमको बिल्कुल घर से बाहर एकदम अकेले ही जाओगे, प्रोटेक्टेड रहोगे, और बाद में अगर वो बेटा बीमारी कहीं टकरा गई हमसे, तो फिर वो बीमारी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि अब इम्यून सिस्टम हमारे साथ नहीं है, ठीक है। यस सर। सर तभी इंडिया में कम। इंडिया में अगर आप ओवरऑल देखो ना बेटा पॉपुलेशन के हिसाब से तो कम हुआ है ये भाई। आपको पता है बॉम्बे में वो जो धारावी है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स है बेटा वो, उसमें देख केसेस बहुत ही कम हुए हैं। यस सर। धारावी एक जगह है बेटा बॉम्बे में जो स्लम है बॉम्बे का, यस सर, सबसे बड़ा उसमें हाँ एशिया सबसे का। बड़ा। सोच अगर उसमें घुस जाता तो कितना भयंकर बीमारी होती, ठीक है। पर वहाँ नंबर ऑफ केसेस तू देख बहुत ही कम है। ऐसे तूने कभी नहीं सुना होगा गाँव में केसेस हो गए, छोटे कस्बों में केसेस हो गए, है ना, वहाँ पे बहुत कम पहुंच पाया है। ऐसा थोड़ी वहाँ पहुंचा नहीं है कोरोना, बट वहाँ हुआ कम है लोगों को, है ना, क्योंकि जो भी बचपन से ही बहुत ही ऐसे माहौल में रहे ना, एकदम धूल मिट्टी वाले में,
उसकी बेटा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उसे तो छोटी मोटी चीजें तो असर ही नहीं करती। ठीक है। अच्छा, दूसरी होती है बेटा किल्ड वैक्सीन, है ना। किल्ड वैक्सीन में बेटा क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हीट किल कर देते हैं। अगर वो किसी भी तरह से बेटा कमजोर नहीं पड़ पा रहा है तो हम उसे हीट किल कर देते हैं, हीट किल्ड। ठीक है। हो गया बेटा इसका, है ना, किल्ड वैक्सीन। तीसरा तरीका होता है बेटा टॉक्सॉइड। तीसरा तरीका होता है टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड में क्या करते हैं बेटा, वो वाले केमिकल्स डाल देते हैं जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन को रिजेंबल करते हैं, है ना। तो लिख लेना टॉक्सॉइड में केमिकल्स, केमिकल्स, है ना, विच रिजेंबल्स the toxins of the microorganism, now which resembles the toxins of microorganism and are given as vaccine. Toxins of the microorganism are given as vaccine. सर हर माइक्रोब पे डिफरेंट तरीका काम कर वर्क करेगा। हाँ बेटा, हर माइक्रोब पे डिफरेंट तरीका वर्क करेगा ना सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ठीक है, फिर लिख लो बेटा, इसका एग्जाम्पल है डीपीटी, है ना। इसका एग्जाम्पल है बेटा डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। पर्ट्यूसिस होता है बेटा वूपिंग कफ, काली खांसी। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। सर तीनों अलग अलग है, एक साथ कैसे? हाँ बेटा एक साथ देते हैं इन तीनों को, एक ही उसमें मिला के दे देते हैं। तीन अलग अलग के अगेंस्ट लगाओगे, 3 बार बेचारे को इंजेक्शन लगेगा, एक साथ ही दे दो मिला करके। ठीक है। ऐसी बेटा एक MMR होती है ना, मम्स मीजल्स रुबेला। रुबेला उसे कहते हैं ना बेटा, क्या होता है वो मीजल्स को, मतलब मीजल्स के जैसी एक बीमारी होती है, मम्स मीजल्स रुबेला। ये भी एक साथ ही लगा देते हैं, ये सब बचपन में ही लग जाती है बेटा। अब ये जो MMR भी टॉक्सॉइड में आती है? हैं, MMR भी टॉक्सॉइड में आती है? हाँ ये सब बेटा टॉक्सॉइड्स हैं और ये सब बचपन में ही लगा देते हैं। अब ये देखना, मुझे लगता है कि ये जो कोरोना की है ये भी बेटा बचपन में जो लगती है ना उसी के शेड्यूल में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई बेटा सारी की सारी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है बेटा, अब आएगी बेटा पैसिव इम्यूनिटी। और इन ये जो वैक्सीन है ना बेटा एक्टिव वाली, इसमें जो एंटीबॉडी, तो नोट करके लिख लेना कि एक्टिव वैक्सीनेशन
एक्टिव वैक्सीनेशन, ये जो 3 तरीके थे एक्टिव के जो हमने बताए, एक्टिव वैक्सीनेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ memory cells, which provides immunity throughout life. ठीक है बेटा, which provides immunity throughout life. ठीक है बेटा, जो जिंदगी भर इम्यूनिटी देता है। क्लियर हो गया? यस सर। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ। अब आ गया बेटा पैसिव वैक्सीनेशन। ठीक है, पैसिव वैक्सीनेशन। ठीक है, देख एक ना फ्रांस में एक बच्ची थी जो बेटा डिप्थीरिया से मरने वाली थी। ठीक है, कुछ ही घंटे में उसकी डेथ हो जाती, इतनी हालत खराब हो गई थी उसकी। डिप्थीरिया एक बीमारी होती है, THERI है ना, डिप्थीरिया गलघोटू। उसके डॉक्टर थे, जो उसके डॉक्टर थे बेटा उस बच्ची के, सर वॉन बेहरिंग ना, उसके डॉक्टर जो थे सर वॉन बेहरिंग, BEHRING। उन्होंने बेटा एक अजीब सा डिसीजन लिया। उन्होंने बेटा डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है उसे शीप में डाल दिया, भेड़ में। ठीक है, और फिर शीप का ब्लड थोड़ी देर बाद लेकर के बच्ची में डाल दिया, है ना, और बच्ची ठीक होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बेटा पहली पैसिव वैक्सीन सर वॉन बेहरिंग ने डिस्कवर करी थी अगेंस्ट डिप्थीरिया। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो पहली पैसिव वैक्सीनेशन बेटा सर वॉन बेहरिंग ने डिस्कवर करी थी अगेंस्ट डिप्थीरिया, है ना। बच्ची का इम्यून सिस्टम कमजोर रहा होगा, वो एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा होगा। तो मतलब प्री फॉर्म, हाँ, बनी बनाई, एकदम सही कह रहे हो बेटा, है ना। तो इसमें क्या होता है, बनी बनाई एंटीबॉडीज डालते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रखना इसके अंदर बेटा प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन, बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली जाती हैं बेटा। ठीक है, शीप ने इसमें भी तो ट्राई किया था बेटा हमने कोरोना में, याद है क्या, प्लाज्मा डोनेशन वगैरह जो चलता था, वो भी तो यही एक तरह से यही तो था वो भी, कि Yes. लिख लेना बेटा। सर अब बंद कर दिया या अभी भी होता है वो? प्लाज्मा डोनेशन शायद होता तो है अभी भी। यस सर। सर मना कर रहे थे वैसे उससे ट्रीट करने। अब वो कह रहे होंगे कि पता नहीं वैक्सीन। ठीक है, तो लिख लेना बेटा कि if एंटी ना क्या था, इफ वायरस कैन नॉट बी मेड वीक बाय एनी मेथड, अगर बेटा उस वायरस को हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इफ वायरस कैन नॉट बी मेड वीक बाय एनी मेथड, तो बेटा उस वायरस को फिर हम किसी और वायरस और एंटीजन, है ना, वायरस और माइक्रोऑर्गेनिज्म, सिर्फ वायरस ही नहीं कोई भी है, तो if virus or microorganism cannot be made weak by any method, then that microorganism is injected into an animal, and then that microorganism is injected into an animal, and the antibodies produced by that animal, antibodies produced by that animal, antibodies produced by that animal are given as vaccine.
ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। पैसिव में क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे दी जाती है, बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं बेटा। और क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडीज दी गई है तो इसका बेटा जब तक वो एंटीबॉडीज रहेंगी तब तक की रेस्पॉन्स रहेगा। फिर कोविड के अगेंस्ट काम क्यों नहीं किया पैसिव वैक्सीनेशन? नहीं किया है, बहुत ज्यादा नहीं कर पाया बेटा, जरूरी नहीं ना करे, दिया तो था ही, लेकिन हो सकता है बहुत अच्छा काम ना कर पाया हो, है ना। एक की एंटीबॉडीज दूसरे में चली जाए ये जरूरी नहीं है ना। तो पहले तो हर चीज का ट्रायल करके देखना पड़ता है ना, हाँ, जिससे पहले हर चीज, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोविड ने तो वो टाइम ही नहीं दिया ना बेटा, ट्रायल का मौका ही नहीं दिया ना कोविड ने, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि वो कितनी जानी चाहिए, कितने दिन पे जानी चाहिए, कितने दिनों बाद उस आदमी के अंदर से निकालनी चाहिए, वो सब चीजें पहले पता होनी चाहिए ना। तो कोविड ने तो बेटा इतना मौका ही नहीं दिया ना। सर हम मलेरिया के अगेंस्ट भी बना सकते थे, बनाया हमने? नहीं, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है बेटा वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होता चला जाता है बेटा तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करना कम कर देता है। अब सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, वायरस, है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट बड़ा अच्छा काम करता है। उससे बड़ा हो गया बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, करेगा बट बहुत ज्यादा नहीं करेगा। उससे बड़ा हो गया बेटा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम का बेटा हार्डली 10 से 15% का रोल होता है और कुछ नहीं होता। सर इसीलिए वैक्सीन दे देते हैं वायरस में सबसे पहले, हाँ, कोशिश करते हैं। वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बड़ी अच्छी काम कर जाती है। सर अब मलेरिया में जो प्रोटोजोआ है बेटा प्लाज्मोडियम, उसका साइज बड़ा है तो वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता उसके अगेंस्ट बेटा इम्यून सिस्टम। और बड़ा आ जा तू, फंगस आ जा, है ना, फंगस के अगेंस्ट तो फिर भी कर जाता है। ये हेलमिंथ जो कीड़े वीड़े होते हैं ना, टीनिया सोलियम, एस्कैरिस, इनके अगेंस्ट तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता क्योंकि इनका साइज तो बहुत ही बड़ा होता है। सर एड्स के पेशेंट को पैसिव वैक्सीन दे सकते हैं क्योंकि एंटीबॉडी तो नहीं बना सकते, वो बना दे सकते हैं उन्हें? नहीं, एड्स में बेटा एंटीबॉडीज बहुत अच्छी बनती ही नहीं है किसी भी जानवर सर में। सर पैसिव में दे सकते हैं ना, वैसे नहीं, बना बनी नहीं बनाई नहीं नहीं बेटा, वो बनेगी किस में, बनेगी सर किस में, बनी किसी बना ही में देंगे। बेटा कहाँ से बनाएगा, सर बनी किसी बनाई एनिमल भी में डाल के वो उसके एनिमल में, जाएगा तो उसकी भी वीक हो जाएगी। उसकी भी वीक हो जाएंगी। भाई बनाओगे किसमें, जानवर में यस सर। डालोगे ना किसी, पर वो जानवर के अगेंस्ट, जानवर के अंदर भी बेटा वो बनने ही नहीं देता अपने अगेंस्ट। प्रॉब्लम ये है, वो जाकर के सीधा उसी को मार देता है। लास्ट टाइम बताया था ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, जो एंटीबॉडीज यस बनाने सर। का सबसे पहला स्टेप है, यस तो वो सर, बनने ही नहीं देता अपने अगेंस्ट। भाई एंटीबॉडीज भी भगवान थोड़ी बना के देगा आपको कि अब ये डाल दे, भाई वो बनाया होगा तो किसी जानवर के अंदर ही ना, तो जिस जानवर में भी आप डाल रहे हो उसमें भी जाके वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को मार देगा। तो वो अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने ही नहीं देता कहीं पे भी, किसी भी जानवर या इंसान में। ये पंगा है। यस सर, इसीलिए तो इतने साल लग गए अभी तक बनी नहीं। हाँ, अब जरा बेटा पैसिव वैक्सीन के एग्जांपल बता दे। एटीएस पैसिव वैक्सीन में ना एंटी वर्ड लगा होगा, ये उसका उसका सबसे बड़ा वो है पहचान करने का। एटीएस एंटी टिटनस सीरम, एटीएस है ना, ये एंटी टिटनस सीरम हो गया बेटा, है ना। एंटी वेनम, एंटी वेनम ये बेटा सांप के काटने के अगेंस्ट हो गई, एंटी वेनम। एंटी रेबीज, तो सांप के काटने के बाद ये सब वर्क करना बंद कर देता है? एंटी वेनम डालते हैं वही तो बचाता है बेटा सांप के काटने से, यस सर। सर है ना। सांप के काटने के बाद क्या क्या चीजें बंद कर देती हैं वर्क करना? ब्रेन? सांप के काटने में बेटा डिपेंड करता है, जो कोबरा का टॉक्सिन होता है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और जो वाइपर का टॉक्सिन होता है बेटा वो इसको ब्लड को डैमेज करता है। हाँ लेकिन सर ये देखा था मैंने कि 45 मिनट्स या 60 मिनट्स में ही डेथ हो जाती है। हाँ, मतलब बहुत फास्ट एक्टिंग होता है, तो उतनी देर में ही अगर कहीं पे हॉस्पिटल ले गए, मिल गया, एंटी सीरम दे दिया तो बचा लेते हैं, नहीं तो फिर बचने में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल से कह रहे हो। कई कई सांपों का तो बेटा बहुत तेज काम करता है, क्योंकि वो सीधा ब्लड में जाता है ना, ब्लड से सीधा अपनी जगह पहुंच जाता है।
यस सर, ब्लैक मांगा करे। तो ये हो गया बेटा। अब अगला ले ले बेटा। अब इसमें एक ही रह गया, एड्स। सर आज खत्म हो जाएगा ये? हाँ, एड्स। एड्स बेटा पता ही है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक सेकंड होल्ड करना बेटा, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, नमस्कार, क्या चल क्या रहा है? अरे ये वो उसमें गिर गया था दारू, तो इसमें ना, अरे तो उसमें ना, उसके अरे पी रहे थे ना, उसमें गिर गया था। उसमें रखा हुआ था ऊपर वाली पॉकेट में। हाँ ठीक है, तो उसमें वो कॉल, नहीं नहीं, घर पे अब आ गया। ठीक है, तो इसकी ना कॉल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है अब जैसे। हाँ आप बताओ क्या चल क्या रहा है? हाँ कब? अरे यार, कैसे कैसे, किस चीज से? आपके साथ ही थे? अच्छा। बेटी कितने साल की है? अच्छा, अभी जो बच्ची हुई है ना, तो उसका क्या है बताओ मुझे। अच्छा, सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फेक्शन है इसका मतलब। सीरियस, दोनों चीजें बता रही हैं कि इन्फेक्शन हो गया बच्ची को। कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार रिपोर्ट भेजो सर, तभी पता चलेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो पहले तो मैं जाता ही था, आपको पता ही है। राजेश बंसल ने आकाश ज्वाइन कर लिया है? कौन सा? नहीं नहीं, अरे आकाश कौन सा? आज करता हूँ उसे, आज करता हूँ कॉल उसे। अब उसने क्या किया है मतलब, वो ड्रॉपर है 11th में, 12th में, किस में है? मतलब ड्रॉप करेगी अब? तो उसका परसों तो टेस्ट ही होगा, कल नीट, कल ही तो नीट है। अच्छा एक बार बताओ, है कहाँ पे वो? तो ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ेगी? तो कैलविन पूरी इंडिया में वो कर सही बात है।
हेलो। यस सर। हम कहाँ थे यस बेटा? सर। सर अभी स्टार्ट किया है एक्वायर्ड एड्स का ना है ना? सर डिफिशिएंसी। हाँ सर सर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या करते हैं सर, ये एनसीईआरटी में भी देखा है। हाँ, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हेपेटाइटिस क्या, बी हाँ जो हाँ बनाते हैं। बता, ये जितनी भी वैक्सीन है ना बेटा, लिख लेना, जितनी भी ये वैक्सीन हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये सारी बेटा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑल जनरेशन दीज मतलब? वैक्सीन आर फर्स्ट, हाँ, क्लासिकल वैक्सीन जो भी होती है उनको हमने फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन नाम दे दिया, ठीक है? और अब जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं बेटा, है ना, वो हम बना रहे हैं बायोटेक के थ्रू। तो जो बायोटेक के थ्रू वैक्सीन बन रही है बेटा, वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन बन रही है। क्लियर हो गया आपको? तो फर्स्ट जनरेशन बन नहीं पाया होगा, इसलिए हम हाँ रिकॉम्बिनेंट बेटा, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन से नहीं बन पाया होगा, इसलिए हम हाँ इतना मैं। हाँ हाँ। और अब जितनी भी चीजें बन रही हैं ना वैसे भी, वो सारी की सारी जो है वो उसी से बन रही हैं। यस सर। सर ठीक है, मतलब जो आज के टाइम में बन रही है सारी कॉम्बिनेंट है? हाँ। अच्छा। और सर हमें वो एंटीबॉडीज टाइप के ऑफ टाइप नहीं पढ़ने क्या? एंटीबॉडीज। यस सर। एंटीबॉडीज के टाइप नहीं पढ़ने हमें? एंटीबॉडीज के टाइप्स यस नहीं, सर। वो नहीं पढ़ने, कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। हम्म। हाँ, हम कहाँ पहुंच गए बेटा? सर एड्स पे। हाँ, ये मैं वो कर दूं स्क्रीन शेयर। यस सर। देख बेटा, एड्स जो होती है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हेलो। यस सर। ठीक है, एड्स, और ये बेटा कॉज किससे होता है? एचआईवी वायरस, ठीक, इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, ठीक यस सर। है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है? यस सर। ट्रांसमिटेड बाय टू मेथड्स, एक तो ब्लड कांटेक्ट हो गया, ठीक है, और एक बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया।
ठीक है, ब्लड कांटेक्ट एंड सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, यस सर। तो पहला आ गया ब्लड कांटेक्ट। ठीक है, ब्लड कांटेक्ट में बेटा एक तो आ गया ब्लड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी लिख दो उसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, एक आ गया बेटा कंटेमिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, contaminated needles and syringes। सर अगर एड्स कम्युनिकेबल डिजीज होती तब तो फिर एड्स कम्युनिकेबल ही तो है। सर मतलब वैसे एयर हाँ में। मतलब हाँ एयरवेयर तो, या मॉस्किटो के थ्रू हो रही होती। यस सर, तब तो फिर बहुत खतरनाक होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो और सेक्सुअल कांटेक्ट में बेटा आपको पता ही है, होमोसेक्सुअल कांटेक्ट है ना, सेम सेक्स में जो कांटेक्ट होता है, हेट्रोसेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, अब जो ये वायरस होता है बेटा, याद रखना ये जो वायरस होता है ना ये ऐसे होता है। वायरस के अंदर आपको पता है एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, और एक होता है कैप्सिड। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा इसका जेनेटिक मटेरियल, ये बेटा आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, और ये हो गया बेटा कैप्सिड, ये प्रोटीन होता है बेटा आपको पता ही है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सर 2 आरएनए होते हैं ना? हाँ, 2 सेपरेट आरएनएज होते हैं बेटा। सर इस साइड में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन? हाँ बेटा, ठीक है, यस सर। लिख लेना। बॉडी में एंटर करने के बाद
ये अटैक करता है बेटा WBCs को, ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द बॉडी। है ना, वायरस अटैक्स WBC। है ना, ठीक है बेटा। यस सर। और WBC कौन से बेटा? मेनली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स D4 और मैक्रोफेज। है ना, या मैक्रोफेज। क्लियर हो गया? यस सर। अब ये जब वहां पहुंचेगा तो मान लो ये आ गया बेटा कोई भी WBC, ये हो गया बेटा उस WBC का न्यूक्लियस। ठीक, और ये बेटा अटैच हो गया जाकर के वायरस, ये वायरस अटैच हो गया और ये हो गया बेटा उसका RNA। ये बेटा वायरस का RNA एंटर करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द WBC। ठीक है, द RNA ऑफ द वायरस the RNA of the virus enters the cytoplasm of the WBC, enters the cytoplasm of the WBC, enters the cytoplasm of the WBC। ठीक है, और वहां पे जाकर के ये RNA बेटा चेंज हो जाता है इनटू DNA। तो ये खुद से ही कर सकता है ना ये? हाँ, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, है ना, RNA चेंजेस इनटू DNA, ना, RNA चेंजेस इनटू DNA। ठीक है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये DNA फिर एंटर कर जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द WBC। है ना, ये DNA बेटा एंटर कर जाता है, दिस DNA एंटर्स द न्यूक्लियस ऑफ द WBC। And inside the nucleus of the WBC, inside the nucleus of the WBC, ये DNA वापस RNA बनाना शुरू कर देता है। Inside the nucleus of the WBC, this DNA again starts forming RNA।
सर फिर इसने डीएनए बनाया ही क्यों था आरएनए से? क्योंकि बेटा अपना आरएनए कैसे बनाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करेगा? आरएनए से तो आरएनए बनते ही नहीं है। यस सर। टेम्पलेट तो हमेशा डीएनए होता है ना बेटा, कुछ भी बनाना हो तो आपको। यस। ठीक है, तो लिख लेना एज ठीक है, sufficient number of RNA are produced ठीक है, एज द नंबर ऑफ आरएनए है ना इंक्रीज हो जाते हैं बेटा, तो वायरस डब्ल्यूबीसी को तोड़ देता है। एज द नंबर ऑफ आरएनए इंक्रीजेस, ठीक है, वायरस ब्रेक्स द डब्ल्यूबीसी एंड कम्स बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन, है ना, वायरस ब्रेक्स डब्ल्यूबीसी, है ना, एंड कम्स बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन। comes back into blood circulation. ठीक है, वापस ब्लड सर्कुलेशन में बेटा वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा डब्ल्यूबीसी तो कम होते चले जाते हैं और वायरस का नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक, इन दिस वे है ना, WBC is destroyed and viral load increases. सर इसी की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, ठीक है, Sir, destroys and number of WBC and number of virus increases. ठीक है, अब जैसे जैसे बेटा इसका इफेक्ट कम होता चला गया, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ WBC कम हुआ, ठीक है, वैसे वैसे उस आदमी की इम्यूनिटी कम हो गई। ठीक है, और इम्यूनिटी कम होती उस आदमी को मल्टीपल इन्फेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इम्यूनिटी डिक्रीजेस। ठीक है, Yes, sir. यस सर। और पर्सन को बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अगला, ठीक है, टेस्ट कौन सा करते हैं इसका? एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट ना, दो टेस्ट होते हैं बेटे इसका, एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, तो याद रखना बेटा, मैक्रोफेजेस एक्ट एज, है ना, मैक्रोफेजेस एक्ट एज फैक्ट्रीज ऑफ HIV। Macrophages act as factories of HIV। क्लियर हो गया बेटा?
यस सर। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास भी खत्म, ये चैप्टर भी पूरा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, हेडिंग देके छोड़ देना, एनिमल हस्बेंड्री। सर हाँ बोलो। सर ये टी हेल्पर को भी तो इफेक्ट करते हैं, तो उससे भी टी हेल्पर को भी एचआईवी फैक्ट्री बोल सकते थे हम। हाँ, सबको मारता है ये तो फिर लाइन से, पर लेकिन मैं ये मैक्रोफेज को बोला। क्योंकि बेटा ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो आपको रटना है एकदम ऐसा का ऐसे ही। सर एलिसा और दूसरा कौन सा टेस्ट था सर? वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है बेटा। सर ट्रीटमेंट? नो ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बेटा। सर मतलब कुछ तो करते होंगे ना कि जैसे इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाते रहो, और क्या करोगे, जो इन्फेक्शन हो जाए उसे ठीक करने की कोशिश करते रहो। ठीक है सर सर अगर ये इतना टाइम नहीं लेता, पता चल इसको कितने साल लगते हैं सर पता होने में? 10 साल सर इतना टाइम नहीं लेता तो सर फिर और जल्दी इसको मरते ठीक- आप। हाँ बेटा क्या सर बोल रहे फिर थे? भी नहीं ठीक कर पाते हम इसे। नहीं, इसका कोई वायरस की बेटा कोई मेडिसिन ही नहीं होती ना, जुकाम की कहाँ मेडिसिन होती है, कोरोना की कहाँ कोई मेडिसिन ढंग से बन पाएगी। सर जो आज आपने पढ़ाया कल के टेस्ट में वो भी आएगा? हाँ बिल्कुल, वो भी आएगा बेटा कल। ओके सर। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट।